मैं कैप्टन साहब आपके पास आऊंगा। सबसे पहले जो ये खबरें उड़ाई जा रही हैं कि खामनाई साहब को जहर दिया गया है, एक साजिश की गई है और ये जहर दिलवाने में मोसाद जो है वो कामयाब रहा है। मोसाद की ये साजिश हो सकती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अफवाह है, जो खबरें लिख रहे हैं वही ये भी लिख रहे हैं कि आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको क्या लग रहा है भाई? उनकी 86 साल एज हो गई है, उम्र हो गई है, लेकिन अभी हमने ये भी देखा कि 2 डेढ़ महीने पहले जब ये कहा जा रहा था कि खामनाई छुप गए, खामनाई छुप गए, तो वो तेहरान की जामा मस्जिद में आए थे। 40 लाख लोग जुमे की नमाज में शरीक हुए, उन्होंने नमाज पढ़ाई थी और उसके बाद से वो रूपोश एक तरीके से बीमार हुए, हॉस्पिटलाइज्ड है, कहा जा रहा है कि कोमा में। लेकिन मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाहता हूं, क्या ऐसा मुमकिन है कि उन्हें जहर दे दिया जाए, जबकि सिक्योरिटी आप जानते हैं उनकी कितनी है? क्या क्या मुमकिन है? क्या मोसाद के पंजे इतने गड़े हुए हैं कि वो ऐसा करने में कामयाब हो सकता है? कैप्टन साहब। डॉक्टर रिजवी, अच्छी बात यह है कि ईरान की जो ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है उसने आयतुल्ला अली खामेनी के जो पर्सनल ऑफिशियल एक्स अकाउंट है उसमें एक पोस्ट लोड किया है। दर्शकों को मैं बता दूं, पहले इसे ट्विटर कहा जाता था, तो ये आयतुल्ला अली खामेनी का ट्विटर पर ऑफिशियल हैंडल है। उस पर एक फोटो आई है और एक बयान आया है ईरान की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी का, जिसमें ये दिखाया गया है कि आयतुल्ला अली खामेनी जो हैं वो अभी पिछले 24 घंटे में यानी इतवार को ही ईरान के जो एम्बेसडर हैं लेबनान में उससे अपने महल में मिल चुके हैं। ईरान के जो एम्बेसडर हैं मुस्तफा अमानी साहब, उनकी फोटो, लेटेस्ट फोटो है आयतुल्ला अली खामेनी के साथ। और अगर आप ट्विटर को पढ़ें और फोटो को देखें तो उसमें आयतुल्ला अली खामेनी जो हैं 85-86 साल के हैं, ठीक है, कमजोर लग रहे हैं लेकिन अलर्ट दिख रहे हैं, तंदुरुस्त दिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से क्योंकि ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और आमतौर पर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में और किसी का घुसना संभव नहीं है, तो मेरे ख्याल से हमें यकीन करना चाहिए कि ये जो एक्स अकाउंट में जो बयान आए हैं ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी से वो सही हैं। और आयतुल्ला अली खामेनी जो है शायद कमजोर हैं, थोड़ा शायद अस्वस्थ हैं, अब उम्र हो गई है, बुजुर्ग हैं, लेकिन वो अभी भी फिट हैं, चल फिर रहे हैं जी। तो बहरहाल नहीं, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये अफवाह के पीछे क्या है? क्यों इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाती है जंग के दौरान कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है? हाँ, और बेटे ने तो कहीं ऐसा नहीं, एक जबरदस्ती जो है कब्जा कर लिया। भाई वहां कोई ऐसा, वो डेमोक्रेसी है और वहां कोई ऐसी पावर तो है नहीं, सदर का इंतखाब होता है, तो कब्जा कर लेने वाली बात, बेटे वाली, ये क्या आपको लगता है कि ईरान में ऐसा मुमकिन है कि कोई जो है सत्ता तो वो है नहीं कोई ऐसा, वो तो एक अलामती जिसको कह लें, बाकी तो अलग पूरी पार्लियामेंट है, पूरी सदर है, प्रेसिडेंट है और उसकी कैबिनेट है, वो सब। तो ये जो अफवाह, इसको मैं जानना चाहता हूं कि जंग में इस तरह की, चूंकि आपने सुनी होंगी, क्या इसको नाम देंगे कैप्टन साहब? डॉक्टर रिजवी, अगर हम और आप याद करें, पुराने जमाने में जंग होते थे तो अचानक दुश्मन के यहाँ से खबर फैला देते थे कि दुश्मन का सेनापति मारा गया, दुश्मन का राजा मारा गया। इससे क्या होती थी कि फौज में जो सिपाही हैं उनमें भगदड़ मच जाया करती थी और जीतते जीतते भी वो हार जाया करते थे। तो ऐसा हो सकता है कि पश्चिमी ताकतें, खासतौर से इजराइल की मोसाद जो है, इस तरह की खबरें फैलाकर ईरान को कमजोर दिखाना चाहती है। देखिए, ईरान जो है ओपन डेमोक्रेसी है, जिसमें कि हम आयतुल्ला अली खामेनी को अक्सर उनके सोशल मीडिया में या टेलीविजन में देखते हैं। दूसरी बात यह है कि मुस्तफा खामेनी जो हैं वो तो उनकी एस्टेब्लिश्ड चेन में हैं, तो मुस्तफा को इस तरह की पैलेस में इंटरनल रेवोल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है।
वो जिस दिन चाहेंगे बाकी सारे जितने उनके सपोर्टर्स हैं उनको सुप्रीम लीडर का दर्जा दे देंगे। तो मेरे ख्याल से फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये शायद या तो इज़राइल, मोसाद या कुछ खुराफती तत्व सीआईए में भी होते हैं, जो कि चाहेंगे कि ईरान में बहुत खलल है, ईरान में बहुत गड़बड़ी है, ईरान में आपस में ही बाप बेटों में लड़ाई चल रही है और आईआरजी के जो कमांडर हैं वो इधर-उधर भाग रहे हैं। इस तरह की खबरें फैलाकर वो ईरान को कमजोर या कंफ्यूज्ड दिखाना चाहते हैं, ताकि ईरान के जो आम सोल्जर है, आम सिपाही है, या हिजबुल्लाह में या हमास में या हुती में जो आम लड़ाका है, वो डिमोरलाइज हो जाए, दुखी हो जाए, डर जाए। जी। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कुछ इसी तरह की चीजें जो है की जाती है, परसेप्शन वॉर जिसको हम कह लें कि वो बनाने की कोशिश की जाती है। और यही लग रहा है, और मैंने जैसे इंट्रो में कहा, आपने सुना होगा कैप्टन साहब कि जिस तरह से मोसाद का मोराल डाउन हुआ, कि मोसाद के हेडक्वार्टर पे हमला ईरान ने किया, मोसाद के खुफिया तंत्र को जो है वो तहस-नहस कर दिया, कई जगह पे मोसाद एक्सपोज भी हो गया। और खुद नेतन्याहू ने, याद होगा जब 7 अक्टूबर 2023 को अटैक हुआ था, तो नेतन्याहू ने मोसाद पर ही इल्जाम लगाया था और कहा था कि ये इन्होंने हमें सही से जानकारी नहीं दी। तो ऐसे में क्या ये भी हो सकता है कि उसको उठाने के लिए कि साहब मोसाद अभी बहुत स्ट्रांग है, हर जगह घुसा पड़ा है, यानी इतने सुप्रीम लीडर को भी मार सकता है, जहर दे सकता है, क्या क्या ये भी एक चीज हो सकती है कैप्टन साहब? मोसाद के बारे में एक चीज बहुत फेमस है कि वह दुनिया में कहीं भी पहुंच सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी वक्त भी कर सकता है। बस हल्का सा इशारा उसको अपने पॉलिटिकल लीडरशिप से मिलना चाहिए। कई बार अक्सर मोसाद अपने इन इरादों पर कामयाब भी हुआ है। तो क्योंकि मैं खुद एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था, ऑपरेशंस में इंटेलिजेंस वालों के साथ काम करता था। मेरे ख्याल से मोसाद को हमें कुछ तो क्रेडिट देना चाहिए कि दुनिया में ज्यादातर जगह पर वो ज्यादातर समय सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी, चाहे वो केजीबी हो रूस की, चाहे अमेरिका की सीआईए हो, या मैं मोसाद या भारत के ही रॉ का नाम ले लेता हूं या इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम ले लेता हूं, ये जरूरी नहीं है कि कोई भी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी हमेशा, हर वक्त, हर समय, हर जगह पर सक्सेसफुल हो। बढ़िया जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती हैं वो कहीं इक्का दुक्का जगह पर फेल हो ही जाती हैं। तो मोसाद के ऊपर काफी दबाव है, नेतन्याहू ने भी मोसाद के ऊपर काफी दबाव डाला हुआ है। हमें समझना पड़ेगा कि इज़राइल में मोसाद की जो इंटरनल गवर्नेंस है, उस पे बहुत ज्यादा यकीन किया जाता है। इज़राइल की जो आम अवाम है, उनको 3 चीजों पर, 3 ऑर्गेनाइजेशन पर यकीन है। एक तो आईडीएफ यानी इज़राइल डिफेंस फोर्सेस, और इज़राइल की जो आम अवाम है उनको मोसाद पे काफी यकीन है। और शिन बेट एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर कि आम ज्यू या एक्सट्रीम राइट विंग के जो ज्यूज हैं उनको बहुत यकीन है। हाँ, मोसाद कभी-कभी फेल हो जाता है, शिन बेट भी कभी-कभी फेल हो जाता है। लेकिन हमास को, हिजबुल्लाह को और हुती को समझना पड़ेगा कि मोसाद को हमेशा ये सोच के ऑपरेट करें कि शायद मोसाद उनसे एक कदम आगे है। अगर कभी गलती से ये सोचा गया कि मोसाद कमजोर पड़ गया है, या मोसाद का मोराल डाउन हो गया है, या मोसाद में जो काम हो रहा है ठीक से नहीं हो रहा, तो फिर भविष्य में हिजबुल्लाह, हमास या हुती के लड़ाकों को अचानक से एक सरप्राइज परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो फूंक-फूंक पर कदम आगे रखें। शुरुआती 1 घंटे में या शुरुआती 1 दिन में ये सोचे कि मोसाद उनसे आगे है, मोसाद को सब कुछ मालूम है। ऐसा सोचने के बाद ही हिजबुल्लाह को या हमास को अपना ऑपरेशन प्लान करना चाहिए और ऑपरेशन को अंजाम देना चाहिए। जी। बिल्कुल, ये कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा कैप्टन साहब, और मैं बात करूंगा ये तीसरी आलमी जंग की। अभी जिस तरह की खबरें आ रही हैं
कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन ये कहता रहा है महीनों से, ये खबर है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, उसे जो है खुल करके जो पश्चिमी यूरोपीय कंट्रीज हैं उनके असलहे और अमेरिका के असलहे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे रहे कि खुल करके। अब जो बाइडेन की तरफ से ये बयान आता है या कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ये फैसला होगा कि यूक्रेन को खुली छूट दे दी जाएगी। अब इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये तो तीसरी आलमी जंग इस पे हो सकती है अगर ऐसा हुआ। ये बात जो है पुतिन भी कह रहे हैं, और ये बात देखिए यहाँ पे यूनुस चोडवारा साहब हैं, उन्होंने ये अपडेट दी। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे का बयान, बाइडेन जाने से पहले तीसरा विश्व युद्ध कराना चाहते हैं। बाइडेन नहीं चाहते कि यूक्रेन और गाजा लेबनान में जंग रुके और नहीं चाहते डोनाल्ड ट्रंप जंग रोक सके। ये जो चीज है इसको कैसे देखते हैं कैप्टन साहब? देखिए, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो हमेशा अमेरिका से या नेटो देशों से दो चीजें मांगते रहे हैं। एक तो लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार, और दूसरी कि उनको परमिशन दिया जाए कि इन लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों का इस्तेमाल उनको ऑथराइज किया जाए, परमिशन दी जाए कि वो रूस के अंदर घुस के इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस श्रेणी में जो अमेरिका ने लेटेस्ट यूक्रेन को हथियार दिए हैं उसका नाम है एटाकमस, ATACMS, यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है जो कि 300 किलोमीटर की दूरी तक बहुत ही एक्यूरेसी से दुश्मन के ऊपर हमला कर सकता है। अब तक अमेरिका ने ये बोला था कि जेलेंस्की या यूक्रेन की जो फौज है वो एटाकमस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं रशियन ट्रूप्स पर करे जो कि यूक्रेन के अंदर हैं। देखिए, यूक्रेन दावा करता है कि रूस की जो ट्रूप्स हैं वो दोनांस्क, लुहांस्क में घुस चुकी हैं, खैरसान पर कब्जा कर चुकी हैं। तो वहां पर, यानी जो हिस्सा यूक्रेन का है, लेकिन यूक्रेन दावा करता है कि वहां रूस की फौजें घुस चुकी हैं, वहां पर अमेरिका ने परमिशन दी थी कि वो एटाकमस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब ये एक नया डेवलपमेंट है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के पहले जो बाइडेन साहब ने जेलेंस्की को ये ऑथराइज कर दिया है कि वो एटाकमस का इस्तेमाल रूस के विरुद्ध करें। अगर ऐसा होता है तो ये इस बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट है, खतरनाक डेवलपमेंट है, क्योंकि 300 किलोमीटर की रेंज के अंदर रूस के कम से कम 16 बड़े-बड़े मिलिट्री बेस हैं। उनके एयरफोर्स के जो फाइटर बेस हैं वो भी 300 किलोमीटर के अंदर पड़ जाते हैं। और तो और क्रुस्क तक से अगर लॉन्च करें तो मॉस्को के जो सबर्ब हैं वहां तक एटाकमस मिसाइल पहुंच सकती है। तो अगर यूक्रेन इनका इस्तेमाल रूस के अंदर 300 किलोमीटर घुस के करता है तो जाहिर बात है कि रूस के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन साहब बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे। क्रेमलिन में तो खलबली मच जाएगी। अब सवाल उठता है कि उसके जवाब में रूस करेगा क्या? क्या रूस नेटो के ऊपर हमला कर देगा? आकलन ये है कि रूस जो है जवाबी कार्रवाई में नेटो के ऊपर या नेटो के किसी देश के ऊपर, या पोलैंड से रूस बहुत खफा है क्योंकि सारे हथियार नेटो देशों से पोलैंड के रास्ते ही यूक्रेन में घुस रहे हैं, जमीनी रास्ते से। तो रूस शायद पोलैंड पर या किसी नेटो देश पर हमला नहीं करेगा। इसकी बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है कि पुतिन साहब का और क्रेमलिन में जो मिलिट्री कमांडर हैं उनका आकलन ये है कि यूक्रेन के 20% क्षेत्र पर, खासतौर पे जिस एरिया पर रूस दावा करता था, वो तो ऑलरेडी रूस के कब्जे में है। चाहे हम दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन की बात करें, ये सब तो रूस के कब्जे में है। रूस इस लड़ाई में आस्ते आस्ते जीत रहा है। ऐसे में अगर रूस ने गलती से एक हमला नेटो के किसी देश पे कर दिया तो नेटो का चार्टर 5 बहुत क्लियर है कि नेटो के किसी भी एक देश पर हमला बाकी सारे देशों पर हमला माना जाएगा। और नेटो के जो 32 के 32 देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सारे एक साथ रूस पे छलांग मारने के लिए बाय लॉ मजबूर हैं। उनका जो चार्टर 5 है बहुत क्लियर है।
तो रूस को क्या होगा, जीती हुई बाजी हार जाएगा, क्योंकि रूस किसी तरह से यूक्रेन का लड़ाई जीत रहा है, काफी कब्जा कर लिया है, नाइपर रिवर तक पहुंचने वाला है अगले कुछ समय में। तो रूस को खुश होना चाहिए, और नेटो से अगर उसने काउंटर अटैक अपने ऊपर ले लिया तो फिर रूस की कहानी खत्म हो गई। फिलहाल रूस के पास ना इतने हथियार हैं, ना इतने फौजी हैं, और ना ही इतना दम है, मतलब फिजिकल या मोरल दम है कि वो नेटो से भिड़ंत ले सके और जीत सके। जी।